नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसकेआईटी इंडिया पर। मैं दीपक सर अपने संस्थान एसकेआईटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, ये क्लास मेरी ऑफलाइन क्लास का कंटेंट है जो मैं बहुत कम समय में आपको लेखपाल और होमगार्ड के लिए देने जा रहा हूं। ये जो कंटेंट आपको मैं देने जा रहा हूं प्यारे साथियों, ये कंटेंट आपको पेड कोर्सेज में भी प्राप्त नहीं होगा। पेड कोर्सेज में भी टीचर आपको इतना बेहतर तरह से चीजों को नहीं बताएंगे और ना ही इतना बेस्ट कंटेंट देंगे। मैं जो कंटेंट आपको देने जा रहा हूं वो कंटेंट हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हिमालय का विकास। हिमालय का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपनी आज की क्लास पर। सभी मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अपने सभी साथियों को शेयर भी कर दें। ठीक है, चलते हैं आज की बात पे। पहला टॉपिक है अपना भारत का भूगोल में हिमालय का निर्माण। ठीक है, तो हिमालय के निर्माण में हम लोग चलते हैं। सब भारत का जो भौगोलिक विस्तार है उसकी जानकारी कहां कहां से मिलती है, तो भारत के भौगोलिक विस्तार की जानकारी हिमालय के अंतर्गत निकलने वाली नदियां, ग्लेशियर, पहाड़, पर्वत, ये सारी जो है वो हमें अपने भारत की भौगोलिक जानकारी देते हैं। तो भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें लगभग 10.7% पर्वत हैं, 18.6% पहाड़ हैं, पठार 27.7% हैं और मैदान कितने हैं? 43.2%। 43.2% क्या है? मैदान। तो भारत में कितने भूभाग पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो पर्वत श्रृंखलाएं कितनी होंगी? 10.7%। कितनी होंगी? 10.7%। 18% आपके लगभग में क्या है? पहाड़, 43% आपके मैदान है और 27% आपका क्या है? पठारी भाग है। ठीक है, 43% मैदानी भाग, 27% क्या है? पठारी भाग। ठीक है, आगे चलते हैं। सर भारत का विभाजन, कुछ उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो भारत के नामकरण के बारे में चलते हैं। भारत के नाम मिलते हैं आर्यव्रत, जम्बूदीप, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। ठीक है, जब भारत में आर्य लोगों का आगमन हुआ, भारत में आर्य लोग आए तो उन्होंने भारत को आर्य नाम दिया, तो आर्य व्रत कहा गया। क्या कहा गया? आर्य व्रत कहा गया। ठीक है, उसके बाद सर जम्बूदीप आप देखते हैं, जैसे आप रामायण वगैरह में जाएंगे तो आपको वहां भी इसका नाम मिलता है कि जम्बूदीपे भारत खंडे आर्यावर्त विख्यात अयोध्या धाम से। तो वो लाइन आपको मिलेगी जो कहती है कि भारत का जम्बू का द्वीप है, भारत एक जम्बू का द्वीप है। तो आर्यावर्त, जम्बूदीप, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, भारत के ये आपको नाम मिलेंगे। भारत का भौगोलिक विभाजन मैंने 6 भागों में किया। कितने भागों में किया? 6 भागों में। कौन कौन से? एक तो मैंने उत्तर के पर्वतीय भाग रखे। पहला भाग मैंने क्या रखा? उत्तर के पर्वतीय भाग। ठीक है, दूसरा मैंने रखा मध्य, जो मैदान, जो नदियां आई उत्तर के पर्वतीय भागों के बाद मैदानों का निर्माण हुआ, तो सेकंड मैंने पार्ट क्या रखा? मैदानी भाग। तीसरा मैंने कहा प्रायद्वीपीय भारत, यानी दक्षिण भारत को रखा, जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, एक भाग मैंने बोला तटीय भारत। तटीय भारत, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं तटीय भारत। ठीक है, और छठा पार्ट मैंने क्या लिया इसका? द्वीप समूह। छठा पार्ट क्या लिया? द्वीप समूह। ठीक है, राजस्थान के एरिया में हम जाएंगे, वहां मिलेगा हमें रेगिस्तान। क्या मिलेगा? रेगिस्तान। तो कुछ कुछ किताबों में इसके 5 पार्ट भी बताए हैं, क्योंकि वहां पर रेगिस्तान को काउंट नहीं किया है। उन्होंने उत्तर के पर्वतीय मैदान लिए, उत्तर का पर्वतीय भाग लिया, उसके बाद मैदानी भाग लिया, फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय भाग आया, फिर तटीय भारत कहा गया और फिर जो आपके द्वीप समूह है उनको काउंट कर लिया। ठीक है, तो भारत का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में हो गया? 6 भागों में। ठीक है, चलते हैं उसके बाद हम आगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? लगभग 3.9 अरब वर्ष पहले, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। एक विशाल सागर हुआ करता था जिसका नाम था टैथिस सागर। टैथिस सागर को आदि सागर भी कहा जाता है। टैथिस सागर को क्या कहते हैं? आदि सागर। आदि सागर में एक स्थल खंड पैदा हुआ जिसको पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया? जिसको पेंजिया कहा गया। और जो जल का भाग बचा शेष उसको पेंथालासा कहा। जल के भाग को क्या कहा गया? पेंथालासा। ठीक है, तो जल का भाग कहलाया पेंथालासा, स्थल खंड पैदा हुआ पेंजिया। ठीक है, और किस सागर में? आदि सागर।
आदि सागर बोले तो टैथिस सागर, ठीक है। 3.9 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले बनने वाला पर्वत कौन सा था? अरावली पर्वत, जो प्री पैलियोजोइक युग के अंतर्गत आया था, ठीक है। सबसे पहला क्या था कि सर आर्केजोइक युग आया। आर्केजोइक युग में एक स्थलखंड पैदा हुआ जिसको पेंजिया कहा गया, और जल के शेष भाग को पेंथालासा कहा गया, और इस जो सागर मिला उसको हमने कहा आदि सागर। लाला क्या कहा इसको हमने? आदि सागर। अरावली पर्वत का जन्म किस युग में हुआ? प्री पैलियोजोइक। किसमें हुआ? प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक युग में आदि सागर का, प्री पैलियोजोइक युग में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। यह विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इसका विस्तार कहां से मिलेगा? इसका विस्तार गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली तक जाएगा। सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी? गुरु शिखर। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। उसके बाद आगे देखिए, पर्मियम युग में क्या हुआ? सर जो पेंजिया बनी थी वो पेंजिया जो है धीरे धीरे टूटने लगी, और पेंजिया टूटकर दो भागों में विभाजित हो गई। एक भाग कहलाया अंगारा लैंड, उत्तरी भाग अंगारा लैंड बना, और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उसके बाद हुआ क्या सर? त्रियासिक युग जब आया तो त्रियासिक युग में इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हो गया। अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी कहा गया। लॉरेंसिया, इसका नाम क्या मिलेगा आपको? लॉरेंसिया नाम मिलेगा। अंगारा लैंड को क्या कहते हैं? लॉरेंसिया, ठीक है। अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में टूट गया। त्रियासिक युग में क्या हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जब अंगारा लैंड टूटा तो उससे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप का जन्म हुआ। जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो उससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जन्म हुआ। अब भारत जो है वो एशिया के अंतर्गत आता है, लेकिन भारत जो है वो अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हुआ क्या था? हुआ ये कि गोंडवाना लैंड से एक पार्ट टूटा था जो एशिया से जाके टकराया था, और जहां से क्या बना था? भारत बना था। तो भारत अंगारा लैंड का पार्ट ना होके किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड। तो भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। हिमालय के निर्माण की थोड़ी सी बात करूं मैं तो आप देखेंगे कि सर हिमालय का निर्माण जो है वो यूरेशियन प्लेट के ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हुई। जब यूरेशियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकरा गई तो उससे टैथिस सागर में बलन उत्पन्न हुआ, और टैथिस सागर में बलन उत्पन्न हुआ जिसके कारण हमारे हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। टैथिस सागर में जो अवसाद था, वो अवसाद जब बलन हुआ तो उस अवसाद ने पहाड़ पर्वतों का रूप लिया। इसी क्रम में हमारे हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट के ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराने से हुआ। योसीन युग में, योसीन में कौन सा हिमालय बना? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण किसमें हुआ? योसीन युग में। ट्रांस हिमालय का निर्माण किसमें हुआ? योसीन। योसीन, ट्रांस, देखो ट्रांस का मतलब है सबसे वृद्ध हिमालय, मतलब सबसे पुराना हिमालय जो रहा, सबसे पुराना हिमालय जो बना वो कौन सा था? ट्रांस हिमालय था। और ट्रांस हिमालय यो वाला सीन, यो सीन, अलग वाला सीन, अलग कौन सा था? अलग कौन सा था? वृद्ध वाला। वृद्ध वाला कैसा था? अलग। अरे कुछ अलग है सीन, कुछ अलग है सीन, अलग सीन है तो कौन सा है? ग्रेट हिमालय। भाई जो ग्रेट है उसका सीन तो अलग ही होगा ना, जो ग्रेट है उसका सीन कैसा होगा? अलग होगा मेरे भाई, जो ग्रेट है उसका सीन अलग ही होगा कतई, ठीक है। यो सीन, यो यो, यो यो कौन सा हो गया? ट्रांस। यो यो कौन है? ट्रांस है। अलग कौन है? जो ग्रेट है, जो ग्रेट है वो ओलिगोसीन। मायोसीन में लघु या मध्य हिमालय का जन्म हुआ। मायो मध्य, मायो मध्य, मायो मध्य। और पिलायो, पिलायो, पिलायो में कौन सा? शिवालिक हिमालय। पिलायो में कौन से हिमालय का जन्म हुआ? शिवालिक हिमालय का जन्म हुआ। पिलायो में कौन आया? शिवालिक हिमालय। सर हिमालय जो था, हिमालय का निर्माण जब हुआ उस समय विश्व में आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ यूरोप महाद्वीप में, इसीलिए हिमालय को अल्पाइन भी कहा जाता है। अल्पाइन हिमालय में घास के मैदान भी हैं, उनको भी अल्पाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है, हिमालय का निर्माण हुआ तो वो भी आपका क्या कहलाया? अल्पाइन।
आल्पस पर्वत के साथ बना, इसलिए इसको क्या कहा गया, अल्पाइन कहा गया। भारत किसका हिस्सा है, आप मुझे आंसर करके बताएं, भारत किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों, आप समझ गए होंगे यहां तक। अब हम अपने आगे बढ़ रहे हैं उस क्लास में कि हिमालय का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा कि हिमालय कैसे आया, थोड़ा सा उसके बेसिक जानकारी या उसकी जो प्रारंभ हुआ वो। अब हम करते हैं हिमालय का भौगोलिक विस्तार। तो हिमालय का भौगोलिक विस्तार कितने भागों में किया गया, हिमालय के भौगोलिक विस्तार को मैंने 4 भागों में किया। ठीक है, पहला हिमालय मेरा कहलाया ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय कहलाया, ट्रांस हिमालय। ठीक है, फिर दूसरे हिमालय को मैंने कहा वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय। पहला हिमालय कौन सा है अपना, ट्रांस हिमालय। दूसरा हिमालय कौन सा लिया मैंने, वृद्ध हिमालय। तीसरा कौन सा लिया मैंने, मध्य हिमालय। और चौथा आ गया आपका शिवालिक हिमालय। तो हिमालय का विभाजन मैंने कितने भागों में कर दिया, 4 भागों में। ठीक है, तो हिमालय का विस्तार भारत में कहां कहां मिलेगा, सर पाकिस्तान में नंगा पर्वत से लेकर, पाकिस्तान के नंगा पर्वत से लेकर और भारत में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक। ठीक है, तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक भारत में किसका विस्तार मिलेगा, हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार लगभग 2500 किलोमीटर में है। हिमालय का विस्तार लगभग आपका कितने, 2500 किलोमीटर में, 2500 किलोमीटर में हिमालय का विस्तार है। हिमालय का विस्तार, ठीक है, 8126 है ये। हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर, नंगा के यहां से नामचा बरवा पर्वत तक मिलता है। कहां तक मिलता है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक। इधर चीन में पहुंचेंगे तो क्यूनलुन पर्वत मिलेगा, क्यूनलुन। ठीक है, इधर आओगे तो आपको तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा, तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार। ऊपर पामीर की रेंज आएगी, पामीर, पामीर का पठार मिलेगा। पामीर के पठार को क्या कहते हैं, एशिया की छत। पामीर के पठार को क्या कहते हैं, एशिया की छत कहा जाता है। इसका भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया, बताइए कितने भागों में किया है मैंने, 4 भागों में। कितने भागों में किया है, 4 भागों में। पहला हिमालय कौन सा है, ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन सा है, वृद्ध हिमालय। तीसरा कौन सा है, मध्य हिमालय। और चौथा कौन सा है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से अलग करने वाली रेखा का नाम आप बताइए मुझे, कि ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से कौन अलग करती है, तो उसका नाम है ITSZ, इंडो तिब्बत सेंसर जोन। ITSZ ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से अलग करती है। ठीक है, वृद्ध और मध्य हिमालय के बीच में आती है थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट वृद्ध हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करती है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। और शिवालिक हिमालय को मैदानों से अलग करता है हिमालयन फ्रंटल फ्रंट, हिमालयन फ्रंटल फ्रंट इनको अलग करता है, हिमालयन फ्रंटल फ्रंट। सबसे पहला हिमालय है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वह हिमालय है जिस हिमालय का निर्माण सर्वप्रथम हुआ जब यूरेशियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराई, तो सबसे पहले बनने वाला हिमालय अपना कौन सा था, ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी मिलती है जिसे हम कहते हैं केटू। कौन सी चोटी मिलेगी, केटू। केटू किस हिमालय में आती है, ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी मिलती है, कौन सी मिलती है, K2। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की हम बात करते हैं। ट्रांस हिमालय को मैंने प्रॉपर 3 भागों में बांटा है। लद्दाख की श्रेणियां कैलाश की श्रेणियों में ही आती हैं, कैलाश श्रेणियां भी बोलते हैं, लद्दाख की श्रेणियां भी बोल देते हैं उनको। तो काराकोरम की श्रेणियां, ठीक है, लद्दाख की श्रेणियां, जास्कर की श्रेणियां और कैलाश की श्रेणियां। कैलाश की श्रेणियां कहां है, लद्दाख की श्रेणियों में, इसलिए इसको कैलाश की श्रेणियां या लद्दाख की श्रेणियां भी कहते हैं। सर काराकोरम की श्रेणियां सबसे पहले आई, तो इनके बारे में बताओ। मैंने कहा बिल्कुल भाई, काराकोरम की श्रेणियां आपकी लद्दाख में पड़ती हैं। काराकोरम की श्रेणियां, काराकोरम की श्रेणियों में K2 है। ठीक है, और काराकोरम की श्रेणियों में K2 है। K2 की ऊंचाई कितनी है, 8611, 8611। ठीक है, 8611 मीटर ऊंचाई है अपनी माउंट K2 की। K2 की ऊंचाई कितनी है, 8611। और काराकोरम की श्रेणियों में आपको ग्लेशियर मिलेंगे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। 76 किलोमीटर में, 76 किलोमीटर में विस्तृत है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन, वोल्टेरो, बियाफो, हिस्पार जैसे ग्लेशियर आपको काराकोरम की रेंज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें अन्य श्रेणियां भी मिलेंगी काराकोरम में, जैसे सासेर ब्रूम, जैसे सासेर ब्रूम मिलेंगी, सासेर ब्रूम, मासेर ब्रूम, एलिस कंगरी, ग्रासेर,
ठीक है, सासेबरूम, मासेबरूम, ग्रासेबरूम, एलिस कंगरी जैसी प्रमुख श्रेणियां इसमें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, प्रमुख ग्लेशियर मैंने आपको बताया, सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, जो 76 किलोमीटर का है, 76 किलोमीटर का है। ठीक है, और सबसे ऊंची युद्ध भूमि किसको भी कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को। लाला, सबसे ऊंची युद्ध भूमि किसको बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर को। किसको बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर को। और सियाचिन ग्लेशियर कहां पड़ता है, काराकोरम की श्रेणियों में पड़ता है। ठीक है, यहाँ अन्य ग्लेशियर वोल्टेरो, बियाफो, हिस्पार। वोल्टेरो 67 किलोमीटर का है, बियाफो 63 किलोमीटर का है, हिस्पार 60 किलोमीटर का आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो काराकोरम की श्रेणियों में क्या है, K2 है। क्या है, K2। यहां पर ग्लेशियर मिलेंगे आपको कौन कौन, सियाचिन, वोल्टेरो, बियाफो, हिस्पार। सियाचिन, ठीक है, सियाचिन, वोल्टेरो, बियाफो और हिस्पार। उसके बाद आती है लद्दाख की श्रेणियां। लद्दाख की श्रेणियां, लद्दाख की श्रेणियों को कैलाश पर्वत की श्रेणियां भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत जो है उसको अनेक नामों से जाना जाता है। ठीक है, कैलाश पर्वत के अन्य नाम मिलेंगे आपको, रजतगिरी पर्वत, रजतगिरी, गण पर्वत, या चीन में बोलते हैं इसको गंग रिपोचे। चीन में कैलाश पर्वत को क्या कहा जाता है, गंग रिपोचे कहा जाता है, गंग रिपोचे कहा जाता है। कैलाश पर्वत के अन्य नाम क्या क्या है, रजतगिरी, गण पर्वत, ठीक है, और क्या कहते हैं चीन में, गंग रिपोचे। चीन में क्या कहते हैं, गंग रिपोचे। लद्दाख की श्रेणियों में भारत का सबसे ठंडा पठार है जिसका नाम है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार, और लद्दाख के पठार की सबसे ऊंची चोटी है गोला मानधाता। लद्दाख के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गोला मानधाता। गोला मानधाता को नो मोनानी भी कहा जाता है, नो मोनानी भी कहा जाता है। गोला मानधाता की ऊंचाई कितनी है, 7694 है। गोला मानधाता की ऊंचाई कितनी है, 7694 है। उसके बाद काराकोरम की श्रेणियों के बाद पहला ट्रांस हिमालय में काराकोरम की श्रेणियां आई, उसके बाद अपनी कौन आई, लद्दाख की श्रेणियां, उसके बाद आई जास्कर की श्रेणियां। सर, जास्कर की श्रेणियां निचली श्रेणियां थी। ठीक है, पहले कौन सी थी, अपनी काराकोरम की श्रेणियां। तो लाला, पहले कौन सी आई, अपने काराकोरम की श्रेणियां आई। उसके बाद कौन सी आ गई, जास्कर की श्रेणियां। काराकोरम की रेंज आई, उसके बाद लद्दाख आ गई, उसके बाद कौन आ गई, जास्कर। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर निचली श्रेणियां भी हैं। ये ट्रांस हिमालय की सबसे निचली श्रेणियां कौन है, जास्कर की श्रेणियां। और जास्कर की श्रेणियां जहां है वहां इसके उत्तरी भाग से सिंधु नदी निकलती है और दक्षिणी भाग में आपके ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। उत्तर से जाओगे, यहां से निकलेगी कौन नदी, सिंधु, इधर से कौन आ गई, ब्रह्मपुत्र। इन दोनों के बीच में कौन है, जास्कर। दोनों के बीच में कौन है, जास्कर। जास्कर की श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी है पिनेकल चोटी। ठीक है, कितनी है, 6930 किलोमीटर, वो 6930 मीटर। कितनी है, 6930 मीटर। पिनेकल किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आप कहेंगे कि पिनेकल जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है। पिनेकल जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, गोला मानधाता किसकी चोटी है, तो लद्दाख की श्रेणियों की। गोला मानधाता किसकी सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख की श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी है गोला मानधाता। काराकोरम की श्रेणियों में सबसे ऊंची चोटी मिलेगी भारत की, जिसकी ऊंचाई 8611 है। वो कौन सी है, आपकी K2। ठीक है, K2 काराकोरम की श्रेणियों मिलेगी। लद्दाख में गोला मानधाता है, लद्दाख की सबसे ऊंची गोला मानधाता है। और जास्कर की श्रेणियों की कौन है, पिनेकल। कौन है, पिनेकल। पिनेकल जास्कर की श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय को अलग करने वाली रेखा है ITSZ। कौन सी रेखा है, ITSZ। ITSZ रेखा जो है वो ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से अलग करती है। ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से अलग करने वाली रेखा कौन सी, ITSZ। यहां तक सभी को समझ में आ चुका होगा, बताइए, यहां तक सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ट्रांस हिमालय तक आप पढ़ चुके थे। ट्रांस हिमालय के बाद अगला हिमालय है अपना वृद्ध हिमालय, जिसे हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। वृद्ध हिमालय को क्या कहा जाता है, ग्रेट हिमालय। सर, ग्रेट हिमालय की एवरेज ऊंचाई कितनी है, तो मैंने कहा लाला, इसकी एवरेज ऊंचाई लगभग 6100 मीटर की इसकी एवरेज ऊंचाई है। और ग्रेट हिमालय में भारत में जो है
भारत में बहुत सारी श्रेणियां ग्रेट हिमालय के अंतर्गत हैं, और सबसे मोस्ट बात यह है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, वो आपकी ग्रेट हिमालय में मिलती है, वृद्ध हिमालय में मिलती है। सर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,849 मीटर, 8,849 मीटर ऊंचाई है किसकी? माउंट एवरेस्ट की। और माउंट एवरेस्ट कहां पड़ता है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहते हैं। तथा चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं चीन में? चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। और नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। इस हिमालय की प्रमुख श्रेणियों में सबसे ऊंची श्रेणी है अपनी माउंट एवरेस्ट, जो कितनी है? 8,849 मीटर। उसके बाद आएगी आपकी कंचनजंगा, 8586 मीटर। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा। कंचनजंगा आपकी कितनी है? 8586। कितनी है? 8586। कंचन के बाद आएगी माउंट मकालू। माउंट मकालू आपकी 8485 मीटर। माउंट मकालू की ऊंचाई कितनी है? 84 से 85 मीटर, 8485 मीटर। कंचनजंगा 8586 मीटर। कंचनजंगा कितनी? 8586। और माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर। ठीक है। अन्य धौलागिरी की श्रेणियां, अन्नपूर्णा की श्रेणियां, नंदा देवी, कामेत, गोसाईनाथ, नामचा, बरवा, ये सब किसमें मिलेंगे आपको? ग्रेट हिमालय में। धौलागिरी कितनी है? 8167। अन्नपूर्णा कितनी है? 8091। नंदा देवी कितनी है? 7816। नंदा देवी 7816। कामेत 7756 की है। कामेत कितनी है? 7756। कामेत कहां है? उत्तराखंड। नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड। ठीक है। गोसाईनाथ की पहाड़ियां 8038, 8038। और नामचा बरवा कितनी है? 7782। नामचा बरवा आपने देखा था कि हिमालय का विस्तार जब हुआ था तो नंगा पर्वत पाकिस्तान से लेकर और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक था। और नामचा बरवा किस हिमालय में है? ग्रेट हिमालय में है। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 7782, 7782। तो आप मुझे बताएं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,849। ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? कितनी है बताइए? 8586, 8586। माउंट मकालू कितनी है? 8485। माउंट मकालू 8485। ठीक है। धौलागिरी कितनी है? 8172, लगभग 8172 की कुछ किताबों में है लिखा हुआ, और जो गूगल डाटा के अकॉर्डिंग है वो है 8167। अन्नपूर्णा कितनी है? 8091। अन्नपूर्णा कितनी है? 8091 है। धौलागिरी कितनी है? 8167। नंदा देवी 7816। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, जो भारत में स्थित है, वो कौन है? अपनी कंचनजंगा। और वैसे भारत की कौन है? केटू। और केटू कहां है आपकी? पीओके में लगती है। केटू कहां लगती है आपकी? केटू है पीओके में। केटू कहां पर है? पीओके में है। बात समझ में आई यहां तक या नहीं? ठीक है। नेक्स्ट अपना है कि प्रमुख दर्रे इसके क्या क्या हैं। जो प्रमुख दर्रे हैं आपके वृद्ध हिमालय में, वृद्ध हिमालय में कुछ ग्लेशियर मिलेंगे, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, मिलाम हिमनद, सोना पानी। ठीक है। अब कौन कौन से दर्रे हैं जो किसे किसे जोड़ते हैं? जैसे बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा किसे जोड़ता है? बुर्जिला श्रीनगर को किससे जोड़ता है? पीओके से। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? पीओके से। जोजिला, जोजिला श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। जोजिला श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लद्दाख से। जोजिला किसे जोड़ेगा? श्रीनगर और लद्दाख। ठीक है। तो यहां पर आपका ये जोजिला हो गया, जो लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ देता है। इधर श्रीनगर और पीओके के बीच कौन है? बुर्जिला। ठीक है। श्रीनगर और पीओके के बीच में कौन है आपका? बुर्जिला दर्रा है। और जोजिला किसे जोड़ता है? जोजिला जोड़ता है अपने श्रीनगर को किधर? लद्दाख से। खारदुंगला, लनकला, पेंसिला, ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं। बड़लाचा दर्रा किसे जोड़ता है? बड़लाचा। बड़लाचा दर्रा कहां है? ये बड़लाचा सर हिमाचल प्रदेश में है। बड़लाचा, बड़ो चाचा, चाचा बड़ो ना, चाचा बड़ो। सिपकिला भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला भी कहां है? हिमाचल प्रदेश में। तो बड़लाचा, सिपकिला, बड़ो चाचा, बड़ो चाचा, चाचा बड़ो ना किला की ओर, चाचा बड़ो ना किला की ओर। ठीक है। चांगला, इधर चांगला, थांगला, खारदुंगला, पेंसिला, लनकला, लाला ला, लाला ला, लाला सब कहां हो गए? लद्दाख। लाला कहां हो गए? लाला, लाला हो गए लद्दाख। पेंसिला, लनकला, खारदुंगला, है ना।
इसके अलावा बड़ो चाचा किला की ओर, बड़ो चाचा किला की ओर, कौन सा, कहां पर हो गई ये, हिमाचल प्रदेश, कहां पे हो गए, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो देखो बड़लाचा किसे जोड़ता है, बड़लाचा हिमाचल के लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है, ठीक है। और शिव किला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, शिव किला हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तिब्बत से। बड़लाचा दर्रे से कौन सी नदी घुसती है भारत में, बड़लाचा दर्रे से भारत में चिनाब नदी का प्रवेश होता है। चिनाब नदी किस दर्रे से होती है, बड़लाचा से। और शिवकिला दर्रे से कौन आती है अपनी, शिवकिला दर्रे से भारत में सतलज नदी का प्रवेश होता है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर आती है, सतलज नदी किससे होकर आती है, शिवकिला से। और बड़लाचा से कौन आती है, चिनाब, बड़लाचा से कौन आती है, चिनाब। इधर माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे कहां हैं, उत्तराखंड, जो उत्तराखंड में अपने तिब्बत को जोड़ते हैं उत्तराखंड से। माना की नीति है तेरे लेख को खंड करने की, याद करने का तरीका यही सबसे बेस्ट है कि माना की नीति है लेख को खंड करने की, माना की नीति है लेख को खंड करने की। नाथू ला, अरे नथू ला, नथू ला, नथू क्या लेके आ, नथू क्या लेके आ, तो मैंने कहा लाला नथू सिक्का ले आ, नथू क्या ले आ, सिक्का, सिक्का बोले तो सिक्किम, सिक्किम, नथू क्या लेके आओ, नथू सिक्का लेके आओ, नथू सिक्का लेके आओ, ठीक है। जिलेप्ता, जिलेप्ता या जिलेपला, ये भी सिक्किम में है और ये सिक्किम से भूटान को जोड़ता है, लिहासा को, ठीक है। सिक्किम को लिहासा से जोड़ता है कौन, जिलेप्ता। बोमाडिला, बोमाडिला भूटान को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। बोमाडिला किसको जोड़ता है, बोमाडिला, तो बोमाडिला भूटान को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। बोमाडिला किसको जोड़ता है, भूटान को अरुणाचल प्रदेश से। यहीं पर आपका पड़ता है यांग याप्पा दर्रा, यांग याप्पा, यांग याप्पा दर्रे से होकर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की का प्रवेश होता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, यांग याप्पा दर्रे से। और यांग याप्पा दर्रा है कहां पर, यांग याप्पा, यांग याप्पा दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, जिससे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो मैंने पहली आपको लाइन बताई थी कि ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से अलग करने वाली रेखा कौन है, ITS-Z। अब मैंने कहा वृद्ध हिमालय हो गया, उसके बाद मध्य हिमालय आएगा, तो वृद्ध और मध्य हिमालय के बीच कौन आती है, थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वृद्ध हिमालय को मध्य हिमालय से कौन अलग करती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहां तक समझ में आ चुका होगा सभी को, बताइए जल्दी से, आपको सभी को समझ में आ गया यहां तक। अब हम आगे चलेंगे अपने, हम लोग आगे बढ़ते हैं मध्य हिमालय की ओर। अभी हमने शिवालिक हिमालय को पढ़ा था, अब हम आते हैं मध्य हिमालय की ओर, ठीक है। मध्य हिमालय क्या है, सबसे पहले आपको मिला था ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर कौन सा हिमालय था, ट्रांस हिमालय। फिर कौन सा मिला आपको, वृद्ध हिमालय। अब वृद्ध हिमालय के नीचे कौन आता है, मध्य हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय को अलग करने वाली रेखा कौन सी थी, ITS-Z, ठीक है। और ट्रांस वो वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय दोनों को अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद आया मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है, 4500 मीटर है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 4500 मीटर है। मध्य हिमालय वो हिमालय है जिसमें आपका लगभग 6 महीने जो थोड़ी ठंड होती है उसमें बर्फबारी हो जाती है और कभी कभी गर्मियों में भी बर्फबारी होती रहती है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण प्रकार की मिलेगी क्योंकि यहाँ पर सर्दी भी रहती है और यहाँ कभी भी गर्मी भी होने लगती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी मिलेगी, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु मिलेगी। सर मध्य हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो लाला मध्य हिमालय का निर्माण जो है वो परतदार चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, परतदार चट्टानों से। मध्य हिमालय का निर्माण परतदार चट्टानों से हुआ है। इसमें कौन कौन से दर्रे मिलेंगे, जैसे उसमें मैंने आपको बताए थे कि उसमें दर्रा आपको जोजिला मिला था, बुरजिला मिला था, चांगला, थांगला, खारदुंगला, पेंसिला, लनकला, ये सारे मिले थे। हिमाचल प्रदेश जब आप पहुंचे थे तो बड़लाचा शिवकिला मिला था। उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख मिला था। उधर जब सिक्किम पहुंचे हम तो हमको नाथुला दर्रा मिला था और नाथुला के साथ जिलेप्ता भी था और यांग याप्पा, बोमाडिला जैसे दर्रे भी हमको वहां पर प्राप्त हुए थे। तो यहां बात आएगी मध्य हिमालय में, तो मध्य हिमालय में कौन कौन मिलेंगे, पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग और जलोरी। जलोरी पास भी मिलता है यहाँ पर। पीर पंजाल किसे जोड़ता है, पीर पंजाल जम्मू को कश्मीर से।
पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। बनिहाल, बना है हाल, चलो पीर पंजाल, बना है हाल जनो चलो पीर पंजाल। तो बनिहाल जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से, बनिहाल किसको, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से। और जम्मू और कश्मीर दोनों को कौन जोड़ता है, पीर पंजाल। तो बना है हाल पीर पंजाल जिंदगी जंजाल, ठीक है। तो बनिहाल जम्मू कश्मीर को किससे, श्रीनगर से। बनिहाल जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। और पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। तो पीर पंजाल बन गया है हाल, चलो पीर पंजाल। रोहतांग दर्रा लाहौल स्पीति जिले में, लद्दाख, लाहौल स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। लाहौल स्पीति कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। जलोरी दर्रा, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, घाटियां आपको मिलती है जैसे कांगड़ा घाटी, सांगला घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी, चंबा घाटी। चंबा घाटी कहां पर है, उत्तराखंड। चुंबी कहां पर है, चुंबी, चुंबी सिक्किम में। मरखा घाटी कहां है, तो मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जुकू घाटी कहां है, तो जुकू घाटी नागालैंड में पड़ती है, नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर में जुकू घाटी। बाकी कांगड़ा, मालना, सांगला, ये सारी घाटियां आपकी किसमें पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख श्रेणियों की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगी पीर पंजाल की श्रेणियां। पीर पंजाल कहां पर, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल के नीचे हिमाचल पहुंचोगे तो वहां मिलेंगी आपको धौलागिरी की श्रेणियां तथा डलहौजी की श्रेणियां। तो धौलागिरी और डलहौजी की श्रेणियां कहां हैं, हिमाचल प्रदेश में। धौलागिरी की श्रेणियां और डलहौजी की श्रेणियां, धौलागिरी और डलहौजी इनकी श्रेणियां कहां मिलेंगी, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगी। धौलागिरी और डलहौजी, धौलागिरी और डलहौजी की श्रेणियां कहां मिलेंगी आपको, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगी, ठीक है। पीर पंजाल कहां पर, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल कहां पर, जम्मू कश्मीर में। धौलागिरी की और डलहौजी की श्रेणियां कहां मिलेंगी, हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी की श्रेणियां और धौलागिरी हिमाचल प्रदेश। नाग टिब्बा, मैंने नाग को कर दिया डिब्बे में बंद, कहां पर, उत्तराखंड। तो नाग टिब्बा कहां पर है, उत्तराखंड। नाग टिब्बा कहां पर है, उत्तराखंड। नाग टिब्बा कहां है, उत्तराखंड। ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन कहां पर, भूटान। ब्लैक माउंटेन कहां पर है, भूटान। ब्लैक माउंटेन कहां पर है, भूटान। बीच में नेपाल आ गया सर, नेपाल आ गया बीच में। तो बीच में नेपाल में कौन मिलेंगी, महाभारत की श्रेणियां। महाभारत की श्रेणियां कहां मिलेंगी आपको, नेपाल में मिलेंगी। महाभारत की श्रेणियां कहां मिलेंगी, नेपाल। महाभारत की श्रेणियां कहां है, नेपाल। डोक्यो, डोक्यो और पाउहुनरी ये कहां मिलेंगी, सिक्किम में। डोक्यो की पहाड़ियां और पाउहुनरी की पहाड़ियां कहां मिलेंगी आपको, सिक्किम में मिलेंगी। डोक्यो और पाउहुनरी, डोक्यो और पाउहुनरी की पहाड़ियां कहां मिलेंगी, सिक्किम में मिलेंगी। डोक्यो पाउहुनरी कहां पर है, सिक्किम। ब्लैक माउंटेन कहां है, भूटान। महाभारत कहां है, महाभारत, महाभारत कहां पर है, महाभारत कहां मिलेगा, तो महाभारत सर नेपाल में है। महाभारत कहां है, नेपाल में। नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, नाग को डिब्बे में बंद कर लिया। तो नाग टिब्बा कहां पर है, उत्तराखंड। डलहौजी की पहाड़ियां कहां है, डलहौजी की, डलहौजी की पहाड़ियां, धौलागिरी की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। बात समझ में आ गई यहां तक। अब देखो मध्य हिमालय के नीचे आएगा कौन सा हिमालय, शिवालिक। मध्य हिमालय के नीचे कौन आएगा, शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय आएगा, शिवालिक हिमालय। तो मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है, कौन करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट इन्हें अलग करता है। तो इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है, ठीक है। जलवायु शीतोष्ण पाई जाती है। दर्रे पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग, जलौरी मिलेंगे। पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग और जलोरी दर्रा मिलेगा। यहाँ पर पहाड़ियों की बात करें तो पीर पंजाल कहां, जम्मू कश्मीर। डलहौजी कहां मिलेगी आपको, डलहौजी और धौलागिरी मिलेंगी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगी। उत्तराखंड पहुंचोगे तो नाग टिब्बा मिलेगी आपको, नाग टिब्बा मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी। महाभारत जाओगे तो कहां पर मिलेगी आपको, नेपाल। इधर डोक्यो और पाउहुनरी कहां है, सिक्किम में। ब्लैक माउंटेन कहां मिलेगा आपको, भूटान में। ब्लैक माउंटेन कहां है, भूटान, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना शिवालिक हिमालय, सबसे निचला हिमालय है। इस हिमालय के बाद तो मैदानी भाग शुरू हो जाता है। सबसे निचला हिमालय शिवालिक हिमालय, ठीक है। और इससे ऊपर कौन सा हिमालय था अपना, मध्य हिमालय। और मध्य और शिवालिक को अलग करने वाली रेखा कौन सी थी, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट इनको अलग करता है।
ठीक है। सबसे निचला हिमालय है, इसका निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है। कैसे हुआ है? अवसादी शैलों से। कैसे हुआ है? अवसादी शैलों से हुआ है। ये ऑफलाइन क्लास थी, उसका सारा कंटेंट है। अब मुझको इसकी नहीं तो पीपीटी सारी तैयार करनी पड़ती, तो ये बनी बनाई थी, तो मैंने कहा आपको भी दे दूं, ऑनलाइन मोड में आपको भी प्राप्त हो जाए ये कंटेंट, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे दिया। ठीक है। अवसादी शैलें, अवसादी शैलों से शिवालिक की श्रेणियों का निर्माण हुआ है। शिवालिक के जो श्रेणियां हैं उनमें घाटी पाई जाती हैं। उन घाटियों को पश्चिम में आप दून के नाम से जानोगे और पूर्व में आप द्वार के नाम से जानोगे। किस नाम से जानोगे? दून और द्वार के नाम से जानोगे। यही आपका जब आप मध्य हिमालय में पहुंचोगे, मध्य हिमालय में आपको बुग्याल और पयार मिलेंगे। बुग्याल और पयार घास के मैदान मिलेंगे। बुग्याल और पयार और मर्ग, मर्ग मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में। मर्ग कहां मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में। और बुग्याल और पयार आपको कहां मिलेंगे? उत्तराखंड में। तो बुग्याल और पयार कहां के घास के मैदान है? तो ये उत्तराखंड के घास के मैदान है, बुग्याल और पयार। मर्ग कहां के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। ये मध्य हिमालय में थे। जब आप शिवालिक हिमालय में पहुंचे तो शिवालिक हिमालय में इन जो घाटियां बनी, उन घाटियों को पश्चिम में कहा गया क्या? दून, और पूर्व में कहा गया द्वार। पश्चिम में क्या कहा? दून, और पूर्व में क्या कहा? द्वार। ठीक है। दून में जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, क्रिया दून आदि दून मिलेंगे। द्वार में जाओगे हरिद्वार, कोट द्वार, सिद्ध द्वार, अलीपुर द्वार, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसमें जब आप पूरब की ओर बढ़ोगे, पूरब की ओर, तो आपको प्रमुख पहाड़ियां मिलेंगी। अरुणाचल प्रदेश में आप पहुंचोगे, अरुणाचल प्रदेश में तो आपको मिलेंगी डाफला की पहाड़ियां, डाफला मिकिर की पहाड़ियां, डाफला मिकिर मिसमी की पहाड़ियां, अबोर की पहाड़ियां, डाफला। चलिए प्यारे साथियों, अब हम अपना आगे चल रहे हैं पूर्वोत्तर हिमालय की ओर। पूर्वोत्तर हिमालय में कौन आता है? पूर्वोत्तर हिमालय में सर 7 सिस्टर्स आती हैं। 7 सिस्टर मतलब 7 राज्यों का समूह है, जिसको हम पूर्वोत्तर हिमालय के नाम से जानते हैं। पूर्वोत्तर हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में आप पढ़ चुके हो कि कौन कौन पहाड़ियां मिलेंगी आपको। डाफला मिकिर मिसमी अबोर पटकाई बुम, डाफला मिकिर मिसमी अबोर पटकाई बुम, डाफला मिकिर मिसमी अबोर पटकाई बुम। इसके अलावा कांगतो की पहाड़ियां भी आपको मिलेंगी। कांगतो। असम पहुंचोगे, असम में आपको बराइल, बराइल और कार्बी की पहाड़ियां मिलेंगी। एक तो बराइल की पहाड़ियां मिलेंगी आपको, बराइल और कार्बी की पहाड़ियां, बराइल और कार्बी की पहाड़ियां आपको कहां मिलेंगी? असम में मिलेंगी। बराइल और कार्बी की पहाड़ियां कहां हैं? असम में है। डाफला मिकिर मिसमी अबोर पटकाई बुम कांगतो, ये कहां मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड पहुंचोगे तो नागा की पहाड़ियां, नागालैंड में किसकी पहाड़ियां? नागा। तो नागा की पहाड़ियां नागालैंड में। और पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सारामती, माउंट सारामती। तो माउंट सारामती पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां स्थित है? जो नागालैंड में स्थित है। कहां स्थित है? नागालैंड में। मणिपुर में आपको मिलेगी एक मणिपुर हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स और लेमाटोल की पहाड़ियां। तो लेमाटोल और मणिपुर हिल्स कहां पर है? मणिपुर। लेमाटोल और मणिपुर हिल्स कहां पर है? मणिपुर में आपको मिलेंगी। मिजोरम पहुंचोगे, मिजोरम में आपको मिलेंगी लुसाई की पहाड़ियां, लुसाई की पहाड़ियां, मीजो की पहाड़ियां, लुसाई की पहाड़ियां, मीजो की पहाड़ियां। और मीजो की पहाड़ियों में आता है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। आपने कहा सर ब्लैक माउंटेन आपने बताया था, ब्लैक माउंटेन। मैंने कहा लाला ब्लैक माउंटेन आपका भूटान में है और ब्लू माउंटेन आपका कहां है? मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन कहां है? मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन कहां है? मिजोरम में। मणिपुर में आपको मिलेंगी कौन कौन सी? लेमाटोल, लेमाटोल और मणिपुर हिल्स। नागा में नागा की पहाड़ियां और माउंट सारामती। यहां तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की ओर। जो आगे इसका अब दक्षिण की जो पहाड़ियां हैं आपकी, वो आने वाली हैं, जिसमें हम पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को पढ़ेंगे। चलिए लाला, हम लोग अब चलते हैं अपने प्रायद्वीप भारत की ओर। तो प्रायद्वीप भारत की ओर जब बढ़ेंगे तो हम पहले प्रायद्वीप भारत की पहाड़ियों से पहले जो आपकी क्रम की चट्टानें बनी, प्रायद्वीप भारत में जो चट्टानें बनी, उनके भारत में जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो प्रायद्वीप भारत का निर्माण कार्बोनिफेरस युग, यानी कार्बोनिफेरस वो युग था जिस युग में सर कार्बन की उत्पत्ति हुई, कार्बन की उत्पत्ति देखी गई। तो कार्बन के उत्पत्ति के कारण इस युग को कार्बोनिफेरस कहा गया।
त्रियासिक युग में महाद्वीपों का निर्माण हुआ था, जुरैसिक युग में डायनासोर आए थे और क्रेटेशियस युग में दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था। तो प्रायद्वीप भारत का निर्माण जो है निम्न चट्टानों से हुआ। पहली चट्टानें हुई आपकी आर्कियन युग की चट्टानें, दूसरे नंबर पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरी कुडप्पा क्रम की चट्टानें, फिर आई बिंद क्रम की चट्टानें, फिर आई गोंडवाना क्रम की चट्टानें, फिर दक्कन का पठार और फिर पूर्वोत्तर का पठार। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं आर्कियन युग की चट्टानें। आर्कियन युग की चट्टानें राजस्थान महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण कर्नाटक तक विस्तृत आपकी हुई। आर्कियन युग की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक से मध्य प्रदेश तक ये विस्तृत थी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में विकसित हुई। कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहां? आंध्र प्रदेश में। बिंद क्रम की चट्टानें विंध्याचल पर्वत यानी मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत का एरिया था उसमें बिंद क्रम की चट्टानें हुई। गोंडवाना क्रम की चट्टानें झारखंड में देखी गई, जहां आपको कोयले के विस्तृत भंडार देखने को मिलेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ, तो ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पठार बना? दक्कन का पठार। और पूर्वोत्तर का पठार आपके जिसे हम शिलोंग का पठार भी कहते हैं, पूर्वोत्तर के पठार को क्या कहते हैं? शिलोंग का पठार। किसका पठार कहते हैं हम? शिलोंग का पठार कहा जाता है। पहला आता है आर्कियन युग। आर्कियन युग ये चट्टानें राजस्थान गुजरात सब में विस्तृत थी। ठीक है, आर्कियन युग की चट्टानें जो है वो आपकी कैसी थी? आग्नेय शैल। कैसी थी? आग्नेय शैल। सोना, तांबा, एल्यूमिनियम वगैरह इनमें पाया जाता है। कर्नाटक पहुंचोगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन युग के बाद दूसरे नंबर पर बनने वाली चट्टानें कौन सी थी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अरावली पर्वत, चंपानेर की पहाड़ियां, बालाघाट की पहाड़ियां, कूदोराइट की पहाड़ियां। तो अरावली पर्वत आपका कहां पर था? अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत सर राजस्थान में अरावली पर्वत। ठीक है, चंपानेर की पहाड़ियां कहां आ गई? गुजरात में। बालाघाट की पहाड़ियां महाराष्ट्र में और कूदोराइट कहां पर है आपका? कर्नाटक में। कुडप्पा क्रम की चट्टानें आपकी आंध्र प्रदेश में आई, कुडप्पा क्रम की, जिसमें नल्ला मल्ला की पहाड़ियां और पापाधानी की पहाड़ियां, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां और पापाधानी की पहाड़ियां। बिंद क्रम की चट्टानें विंध्याचल पर्वत का एरिया था ये। ठीक है, इनका निर्माण नदियों के अवसाद से हुआ। इसमें कैमूर की पहाड़ी और भादर की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। बिंद क्रम में कौन कौन सी श्रेणियां मिलेंगी आपको? कैमूर और भादर। कैमूर और भादर, तो कैमूर और भादर की पहाड़ियां आपको किसमें मिलेंगी? बिंद क्रम की चट्टानों में आपको कैमूर और भादर की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की वे चट्टानें हैं जिसमें आपको कोयले के विस्तृत भंडार देखने को मिलेंगे, जिनका निर्माण जीव जंतुओं के दबने से हुआ था। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहलाई थी। इसकी प्रमुख पहाड़ियां मिलेंगी राजमहल। राजमहल सर, जो राजा राज करता है वो उसकी जिंदगी हमेशा झाड़ में पड़ी रहती है। तो राजमहल की पहाड़ियां कहां हैं? झारखंड में हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में। महादेव की पहाड़ियां एमपी में मिलती हैं। पारसनाथ कहां पर है? पारसनाथ की पहाड़ियां झारखंड में है। पारसनाथ के साथ एक पहाड़ियों का नाम और बताऊं मैं, हरसनाथ की पहाड़ियां। एग्जाम ने कई बार पूछी है कि हरसनाथ की पहाड़ियां कहां हैं या जिरगा की पहाड़ियां कहां हैं। तो हरसनाथ, जिरगा, खमनौर ये सब पहाड़ियां आपको मिलेंगी कहां? राजस्थान। ठीक है, हरसनाथ, खमनौर और जिरगा की पहाड़ियां कहां हैं? राजस्थान में है। ठीक है, दक्कन के पठार क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी के उद्गार होने से जो लावा निकला, उस लावा के जमने से दक्कन के पठार का जन्म हुआ और दक्कन के पठार में काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा को वेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मृदा को वेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये कपास की खेती के लिए बहुत कारगर साबित होती है। ये कपास की खेती के लिए बहुत कारगर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पर्वतों की, तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत क्या है सर? अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर कितनी है? 1722। आप बताओ मुझे, गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। आप बताओ पिनेकल चोटी किसकी है? जल्दी से, पिनेकल चोटी किसकी है? मैंने बताया था जास्कर। पिनेकल चोटी किसकी है? जास्कर। गोला मानधाता किसकी है? तो आपने कहा लद्दाख। गोला मानधाता किसकी है? लद्दाख। केटू कहां पर है? काराकोरम की श्रेणियों में है।
ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। और चाइना में बोलते हैं चोमो लुंगमा कहा जाता है उसको। ठीक है। अरावली पर्वत की चोटियों में माउंट आबू की श्रेणियां, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, हरसनाथ, जिरगा, छप्पनकोट। तो माउंट आबू, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, हरसनाथ, जिरगा और छप्पन कोट की पहाड़ियां ये कहां मिलेंगी? सब अरावली पर्वत में। ठीक है। ये आपका अरावली की रेंज हो गई, अरावली रेंज। अब इधर मध्य प्रदेश में ये आपकी कौन सी आ गई? ये बिंद की श्रेणियां। ठीक है। बिंद क्रम की श्रेणियां हैं जिसे हम कहते हैं विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर को गुडविल शिखर भी कहा जाता है। 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो बताओ कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सद्भावना शिखर है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सद्भावना शिखर। मैकाल पर्वत आ गया। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। सर इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो लाला मैकाल पर्वत में रामगढ़, बेलाडीला, मैलान और बस्तर की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। तो रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़, बेलाडीला, मैलान, बस्तर। रामगढ़, बेलाडीला, मैलान, बस्तर। रामगढ़, बेलाडीला, मैलान, बस्तर की पहाड़ियां किसमें मिलेंगी? मैकाल पर्वत में। किसमें मिलेंगी आपको? मैकाल पर्वत में मिलेंगी। ठीक है। बिंद क्रम की चट्टानों में आपको कैमूर, भारनेर, महादेव, गाविलगढ़ की पहाड़ियां मिलेंगी। ठीक है। कैमूर की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, गाविलगढ़ की पहाड़ियां ये सब किसमें मिलेंगी आपको? बिंद क्रम की चट्टानों में। ठीक है। अरावली पर्वत के नीचे आओगे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा एक भ्रंश पर्वत है, एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा कैसा पर्वत है? एक भ्रंश या एक ब्लॉक पर्वत है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। आगे अपना आता है पश्चिमी और पूर्वी घाट की ओर चलते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट। ठीक है। नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो जो है उसमें हम पश्चिमी घाट को कवर कर रहे होंगे। चलिए लाला, अब हम चलते हैं अपने पश्चिमी घाट के। आपने पढ़ा कि सर अरावली पर्वत है और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिली थी तुम्हें? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या थी? गुरु शिखर। इधर आपका विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी क्या थी? सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर जिसको गुडविल शिखर भी कहते हैं। मैकाल पर्वत की चोटी क्या थी? अमरकंटक थी। मैकाल की क्या थी? अमरकंटक। और सतपुड़ा की चोटी क्या थी? धूपगढ़। सतपुड़ा की चोटी क्या थी? धूपगढ़। अब जो आपका दोनों घाट मैंने लिखे इसको कहते हैं पश्चिमी घाट और इसको पूर्वी घाट। ये 16 डिग्री अक्षांश पश्चिमी घाट को दो भागों में काट देता है। पश्चिमी घाट को कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करता है। कितना डिग्री? 16 डिग्री अक्षांश। 16 डिग्री अक्षांश पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित कर देता है। पश्चिमी घाट को पश्चिमी सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को पश्चिमी सह्याद्री भी कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर नीचे केरल तक पहुंचता है। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। इसमें प्रमुख हिल स्टेशन कौन कौन मिलेंगे? अंबोली, पंचगनी, माथेरान। ये कहां है? महाराष्ट्र में। अंबोली, पंचगनी, माथेरान। अंबोली, पंचगनी, माथेरान हिल स्टेशन महाराष्ट्र में मिलेगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां मिलेगी आपको? पश्चिमी घाट में। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां है? पश्चिमी घाट में है। ठीक है। अब पश्चिमी घाट में आपकी कौन कौन सी पहाड़ियां मिलेंगी उसको जानना बहुत आवश्यक है। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और 2695 मीटर ऊंची है और यह नीलगिरी पर्वत में पड़ता है। और नीलगिरी पर्वत लाला, नीलगिरी पर्वत पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाटों को आपस में जोड़ देता है। पश्चिमी पूर्वी दोनों घाटों को आपस में कौन जोड़ता है? बताइए कौन जोड़ता है? तो आप कहेंगे सर नीलगिरी पर्वत दोनों को आपस में जोड़ता है। इधर पूर्वी घाट आएगा और इधर कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कितनी है? 2695। अनाईमुड़ी के बाद दूसरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा।
कौन सी है? डोडा बेट्टा है, जो 2637 मीटर की है डोडा बेट्टा। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा और सबसे बड़ी कौन है? अनाई मुड़ी। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी मिलेगी तो कुंद्रेमुख। कौन सी मिलेगी? कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख कर्नाटक में है और 1892 मीटर लंबी है, 1892 मीटर लंबी है। उसके बाद मुलयगिरी, मुलयगिरी 1930 मीटर लंबी है, मुलयगिरी ये भी कर्नाटक में है, 1930 मीटर लंबी है। पुष्पागिरी भी कर्नाटक में है और 1714 मीटर लंबी है। इसके अलावा महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र और कुलसुबाई, ये तीनों कहां मिलेंगी? महाराष्ट्र में मिलेंगी। ये तीनों कहां मिलेंगी? महाराष्ट्र में मिलेंगी। ठीक है, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, कुलसुबाई, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, कुलसुबाई, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, कुलसुबाई कहां मिलेंगी आपको? ये मिलेंगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मिलेंगी महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र और कुलसुबाई। महाबलेश्वर 1353 मीटर लंबी है। हरिश्चंद्र की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है माउंट तारामती। माउंट तारामती 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। हरिश्चंद्र की पहाड़ियां कहां हैं? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर कहां है? महाराष्ट्र में। इनकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट तारामती। सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट तारामती। कुलसुबाई की ऊंचाई 1646 मीटर। कुलसुबाई कितनी है? 1646। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है मेरे शेर? तो बता दो आप। आपने कहा सर अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। मैंने कहा मेरे बच्चे अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है तो फिर नीलगिरी पर्वत में दूसरी चोटी भी तो है एक। तो आपने कहा सर दूसरी चोटी का नाम है डोडा बेट्टा जो 2637 की है। मैंने कहा पश्चिमी घाट की, जिसे हम पश्चिमी सह्याद्री कहते हैं, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है किधर? पश्चिमी घाट में। उस पश्चिमी घाट कि सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपने कहा कि सर इसकी चोटी क्या है? कुंद्रेमुख। कितनी है? कुंद्रेमुख की कितनी है? 1892। तो कुंद्रेमुख, ठीक है। आपकी मुलयगिरी, पुष्पागिरी ये कहां पड़ती है? कर्नाटक में। और महाबलेश्वर है आपकी, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र और कुलसुबाई ये कहां पड़ती हैं? महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला है अपना पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में कौन कौन आता है? पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट का विस्तार कहां है? इधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इधर आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये पूरी जो बेल्ट है ये किसकी है? पूर्वी घाट की है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है जिंदगाड़ा। क्या नाम है? जिंदगाड़ा। जिंदगाड़ा कहां है? कहां पर है जिंदगाड़ा? आप बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर कमेंट पे लिख के देंगे मुझे कि जिंदगाड़ा कहां है, बताइए। ठीक है, चलिए। तो देखो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगाड़ा जो आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश में। जिंदगाड़ा की ऊंचाई 1690 मीटर है। जिंदगाड़ा के बाद आती है दूसरी ओरियाकोंडा, जैसे हम कहते हैं विशाखापत्तनम की चोटियां। तो विशाखापत्तनम की चोटी जो है वो सेकंड नंबर पे आती है और 1680 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1680 मीटर लंबी है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में आपको मिलेंगी माउंट देमाली और महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501। किताबों में अगर सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की दी होगी तो वो महेंद्रगिरी पर्वत दिया होगा। अब आप बताओ, महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 है, विशाखापत्तनम की ऊंचाई 1680 है, तो ये विशाखापत्तनम महेंद्रगिरी से अधिक बड़ी हो गई। और जिंदगाड़ा 1690 है, तो जिंदगाड़ा ये विशाखापत्तनम यानी ओरियाकोंडा से भी ज्यादा बड़ी है। तो सबसे बड़ी लाला कौन हो गई? सबसे बड़ी हो गई आपकी कौन? जिंदगाड़ा। जिंदगाड़ा आपकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ में आ गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जिंदगाड़ा, ओरियाकोंडा, शेषाचलम की पहाड़ियां नाम सुना होगा तुमने कि बहुत उन्नत किस्म के चंदन के लिए बहुत निचाई पे जाना पड़ता है। तो पुष्पा देखा था आपने कि झुकेगा नहीं मैं, पुष्पा। तो पुष्पा कहां जाता था? लाल चंदन निकालने शेषाचलम के वनों में। तो शेषाचलम के वन कहां? आंध्र प्रदेश। नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, पापाधानी की पहाड़ियां, बेलीकोंडा, पालकोंडा, पालकोंडा, बेलीकोंडा। ये पालकोंडा, बेलीकोंडा नेशनल पार्क भी आपको मिलेंगे कहां पर? आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा, बेलीकोंडा, वेंकटेश्वर, ठीक है। और आपका एक राजीव गांधी रामेश्वरम करके आता है, ये यहाँ के नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। ठीक है, तो शेषाचलम, नल्ला मल्ला, पापाधानी ये सब कहां मिलेंगे? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में पहुंचोगे तो तमिलनाडु में आपको सेवराय की पहाड़ियां, एसएससी बहुत उठाता है इनको, सेवराय की पहाड़ियां, पलानी की पहाड़ियां, जवादी की पहाड़ियां, नीलगिरी, अन्नामलाई, अगस्त्यमलाई, सिंधुराज पर्वत। ठीक है, अन्नामलाई आपका राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, सिंधु राज्य जो है वो आपकी श्रेणियां हैं, अगस्त्यमलाई जो है वो नेशनल पार्क भी है आपका, नगर
ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन है पूर्वी घाट की? आपकी जिंद गाड़ा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंद गाड़ा। और सेकंड नंबर पे कौन आती है? ओरिया कोंडा। तो मेरे लाला, मैंने तुम्हें हिमालय का संपूर्ण विस्तार बताया था, जिसमें सबसे पहले हमने प्रारंभ किया था कि हिमालय कितने परसेंट भाग पर पहाड़ है। आपने कहा 18.6% पर। पर्वत कितने पर है? 17.7% पर। पठार कितने पे है? 27.7% पर। मैदान कितने हैं? 43%। ठीक है, 43.2% के आसपास क्या है? मैदान। भारत के नाम आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, ठीक है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। मैंने कहा विभाजन, आपने भौगोलिक विभाजन इसका किया, तो भौगोलिक विभाजन में आपने कहा कि पहले भाग में हमने उत्तर के मैदान, वो उत्तर के पर्वतीय भाग को रखा, फिर मैदानों को रखा, प्रायद्वीप भारत को रखा, इधर राजस्थान के रेगिस्तानों को रख लिया, द्वीप समूह को रखा। पहला हिमालय ट्रांस हिमालय था। दूसरा हिमालय कौन सा आया? आपने कहा वृद्ध हिमालय। तीसरा आया मध्य हिमालय। चौथा शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय में केटू आ गया, जास्कर, लद्दाख की श्रेणियां आ गई। वृद्ध हिमालय जब पहुंचे तो उसमें आपकी माउंट एवरेस्ट आई, धौलागिरी, आपकी अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, सहेत, महेत और आपका नंगा नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा वगैरह, ये सब आपको किसमें मिले? वृद्ध हिमालय में। मध्य हिमालय आए, मध्य हिमालय में जब आप पहुंचे तो आपको पीर पंजाल की श्रेणियां मिली, धौलागिरी की श्रेणियां, डलहौजी की श्रेणियां, नाग टिब्बा की पहाड़ियां उत्तराखंड में। महाभारत मिला आपको, महाभारत की श्रेणियां कहां पर? नेपाल में। आपको डोक्यो और पाउहुनरी की पहाड़ियां मिली सिक्किम में। ठीक है, जब आप नीचे और पहुंचे, शिवालिक हिमालय में आए, शिवालिक हिमालय में आपको मिलेंगी डुंडवा की पहाड़ियां। ठीक है, शिवालिक हिमालय में आपको मिलेंगी डुंडवा की पहाड़ियां, जम्बू हिल्स। ठीक है, शिवालिक हिमालय में आपको मिलेंगी जम्बू हिल्स, डुंडवा की पहाड़ियां। ठीक है, चलिए कौन कौन सी मिलेंगी आपको इसमें, मैं आपको 1 मिनट के लिए बता दे रहा हूं सारी। ठीक है, पूर्वोत्तर मैंने आपको बताई दी थी। तो जम्मू कश्मीर में आपको कौन सी मिलेंगी इसमें? जम्बू हिल्स। जम्बू हिल्स आपकी कहां मिलेगी? जम्मू हिल्स कहां मिलेगी? तो जम्बू हिल्स आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में मिलेगी, जम्बू हिल्स। ठीक है, डुंडवा की पहाड़ियां, डुंडवा की पहाड़ियां ये मिलेंगी आपको उत्तराखंड। डुंडवा की पहाड़ियां कहां मिलेंगी? उत्तराखंड में मिलेंगी डुंडवा की पहाड़ियां। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी नैना देवी। हिमाचल प्रदेश में आपको कौन मिलेंगी? नैना देवी। हिमाचल प्रदेश में कौन मिलेगी आपको? नैना देवी। नैना देवी कहां मिलेंगी? हिमाचल प्रदेश। बाकी आपको पता ही है, दाफला, मिकिर, मिसमी, एबोर, पटकाई, बुम। दाफला, मिकिर, मिसमी, एबोर, पटकाई, बुम। दाफला, मिकिर, मिसमी, एबोर, पटकाई, बुम कहां है? बताइए कहां है? कहां पर है? कांगतो। ये सब कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। बराइल की पहाड़ी और वेमांग की पहाड़ियां कहां है? असम में। बराइल और वेमांग कहां है? बराइल है, वेमांग की पहाड़ियां हैं, ये सब कहां मिलेंगी? कार्बी की पहाड़ियां भी मिलेंगी आपको, कहां पर? असम में। कार्बी की पहाड़ियां कहां मिलेंगी? असम। लेमाटोल कहां पर है? लेमाटोल मार दूंगा अभी मैं कतई है। कहां पर लगा दिया आंसर? मणिपुर। ब्लू माउंटेन कहां पर है आपका? ब्लू माउंटेन कहां है? मिजोरम में है। ठीक है, तो मेरे लाला, मैंने यहां तक कोशिश जो की वो आपके हिमालय को कवर करने की है। बाकी अगर कुछ इसमें छूटा रहा हो थोड़ा बहुत तो आप उसको मैनेज कर लेना, थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि क्लास की जो पीपीटी कंटेंट था मैंने उसी को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है। क्योंकि ये जो क्लास है लगभग 8 से 10 दिनों की क्लास है, ऑफलाइन क्लासेस की, जो मैंने आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे की जो भी महज वीडियो होगी उसमें आपको देने की कोशिश की है। तो प्यारे साथियों, आप ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे संस्थान एसकेआईटी से आकर आप इन क्लासों को अपने ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन मोड में भी आप इन क्लासों को पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको हिमालय का संपूर्ण विस्तार बता दिया है। इसके अलावा अब जो इसकी दूसरी वीडियो आने वाली है, वो दूसरी वीडियो आपकी इसमें क्या होगी, जो आपके भारत के सीमा विभाजन को बताएगी। क्या बताएगी? भारत का सीमा विभाजन। क्या बताएगी? भारत का सीमा विभाजन, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे कि भारत की स्थलीय सीमाएं, भारत की जलीय सीमाएं, भारत में कर्क रेखा कहां से जाती है, आईएसटी रेखा कहां से जाती है, किस सीमा का क्या नाम है, कितने डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है। ठीक है, सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सभी छात्र इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सभी यार दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचा दें। ठीक है, नमस्कार।